तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए आप हमारे साथ, क्योंकि आज हमारी सीरीज चलने वाली है टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट पटवारी का पेपर जो आपका आने वाला है उस संबंध में जो रीजनिंग है, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रखे जाएंगे आपके लास्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताया जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइए, काफ़ी मज़ेदार यह आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आप एक बार देख लीजिए प्रीवियस ईयर में रीजनिंग से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आए थे। आपने जो है प्रीवियस जो परसों पुलिस का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो लगभग मेरे एक प्रश्न गलत गया होगा, 2 प्रश्न, एक मैंने तुक्का लगाया था और एक में, बाकी मेरे रीजनिंग के सारे सही गए थे, एक थोड़ा मिस्टेक से गलत चले गया था। तो बाकी आपने रीजनिंग देख लिया होगा किस प्रकार से जो है आपकी रीजनिंग आ रखी थी। तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ये है दोस्तों, आपके फ्री के नंबर है। क्या है? फ्री के नंबर है। इन्हें आपको काउंट कर लेना है, फ्री के नंबर। यह आपको सबसे पहले जो है अपनी कॉपी में लिखना है, फ्री के नंबर। तो सबसे पहले फ्री के नंबर प्राप्त करना सीखो। जीएस आपसे कहीं से पूछा जा सकता है, करंट आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन रीजनिंग आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी पूछे दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जो है नंबर, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो बटे कितना है, 7 नंबर की रीजनिंग आई हुई तो 7/7। और जीएस दोस्तों 7 नंबर लाने के लिए आपको जो है कितना पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत के फ्रंट पेज 1 से लेकर कहाँ तक, 200-250 पेज तक, तब जाके आपके 7 में से आते हैं 3 या 4 प्रश्न सही उत्तर जाते हैं। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड हो, पीसीएस हो और सेंट्रल एग्ज़ाम हो, क्योंकि यह जो है रीजनिंग तो लड़कों की सभी की अच्छी रहती है। अगर जिसकी वीक रही वह जो है सीधे कहाँ से, अगर उसने एक रीजनिंग के अगर उसने 7 के 7 गलत कर दिए तो यहाँ पर 100 की श्रेणी से जो सीधे कहाँ चले जाता हो, सीधे 1, इतना, यानी कि इससे ऊपर जो है इतने लोग चले जाते हैं 100। आप समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछे गए थे 2016 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था। 300 टोटल उसमें दोस्तों प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें से 100 आपको रीजनिंग और मैथ के देखने को मिलेंगे, और बाकी जो 200 नंबर का पेपर है दोस्तों आपको जीएस और उत्तराखंड देखने को मिलेगा। तो हम उन्हीं सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मेन फैक्टर है हमारा रीजनिंग का, उसे हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग के सभी प्रश्न हमने नहीं रखे हैं, कुछ आज रखे हैं, कुछ कल रखेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न अगर आप आज हल करना मुश्किल है, क्योंकि आप में से कई ऐसे हो गए जिसे रीजनिंग नहीं आती है। तो जिसे रीजनिंग आती है वो तो सही है, वो तो स्किप करके देख सकता है। जिसे रीजनिंग नहीं आती है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बिल्कुल एक एक बातों को नोट में रखते हुए यहाँ पर अपना माइंड लगाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न देखिए दोस्तों, 174 से लेकर 178 तक ये पूछा गया है। किसमें? रीजनिंग में सवाल है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन 174 से 178 जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ से इनके आंसर इसी से निकलेंगे। किससे? जो 174 से 178, इसी में से इन सब के आंसर निकलेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे आयोग तो नहीं पूछेगा, हो सकता है पटवारी का पेपर है पूछ भी सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ मैं, 74, 75, 76, इस प्रकार से तो नहीं बनेंगे। लेकिन जो ABCD वाला एक कंसेप्ट है, वृत्ताकार मेज वाला, यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा और एक ही उसका ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न आता है दोस्तों, तो पहला क्या दिया है, सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न है ABCDE तथा F एवं G और H वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, पर जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हैं। इसी क्रम में मतलब कि ABCD ये चारों इस लाइन वाइज बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है। तो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले है E के दाएं तीसरा C बैठा है, H के बाएं दूसरा G बैठा है, H E तथा C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और F तथा A एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टेटमेंट डालनी है। स्टेटमेंट क्या डालना है आपको, अगर इस प्रकार के आपको प्रश्न देखे जाते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यदि आपसे वृत्ताकार पूछे, यदि आपसे मेज पूछे, यदि आपसे टेबल पूछे, चेयर पूछे, कोई भी पूछे, तो यदि आपसे पूछे कि मुख वृत्ताकार मेज पर या
टेबल पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, तो जो भी इस टेबल के चारों ओर बैठा होगा उसका जो मुंह होगा, कहीं पे भी टेबल हो, वृत्ताकार टेबल हो, जैसा भी हो आपका टेबल, उसका जो मुंह होगा किस तरफ होगा, केंद्र तरफ, यानी कि मेज के सेंट्रल में जो है उसका मुख केंद्र बिंदु क्या होगा उन सभी का, मेज का जो मध्य बिंदु हो इनका केंद्र होगा। उनका मुंह किस दिशा की ओर होगा, टेबल के केंद्र की ओर जो है उनका मुंह सभी का होगा। तो इस बात को आपको नोट कर लेना है। और उनका जो दाहिना हाथ है दोस्तों, इसका दायां हाथ इस साइड रहेगा, राइट हैंड साइड, और इसका जो बायां हाथ है इस साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड। आप बैठ के देख लेना, आपको दाएं बाएं का पता लग जाएगा। और इसका जो दाहिना हाथ है इस साइड रहेगा, और इसका जो बायां हाथ है लेफ्ट, यह इस साइड रहेगा। ठीक इसी प्रकार इसका दायां हाथ, बायां हाथ लेफ्ट, और ये इस साइड राइट, और इसका भी इसी प्रकार से रहेगा। यह क्या रहेगा, इसका राइट, और यह रहेगा दोस्तों इसका लेफ्ट। तो ठीक है, आपको इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं इस प्रश्न को, शुरू करते हैं कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं कितने व्यक्ति, ABCDEFGH 8 व्यक्ति दोस्तों बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्ताकार बना लेते हैं। तो बना लिया भाई वृत्ताकार, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे हैं 8 व्यक्ति। सबसे पहला ई जो स्टेटमेंट दिया है कि ई के दाएं तीसरा सी बैठा है। तो ठीक है, यहाँ पर हम बैठा लेते हैं ई। आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से लें, यहाँ से लें, यहाँ से लें, यहाँ से लें। तो मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ई के जो दाएं है, हमने बात की थी दोस्तों, जब बैठेगा कोई वृत्ताकार मेज में तो उसका जो केंद्र किस साइड होगा, मुंह इस साइड रहेगा, उसका दाहिना हाथ इधर। तो दायां पूछा है, दायां तीसरा बैठा है, तीसरा दाएं, तीसरा सी बैठा है। तो पहला दूसरा, इन दोनों को छोड़ के यहाँ पर कौन बैठा है, तीसरा सी बैठा हुआ है। दायां, इसका दायां इस साइड है, बायां इस साइड है। यहाँ पर आपको दायां पूछा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ई के दाएं तीसरा सी बैठा है। तो ठीक है, हमने बैठा दिया। अब क्या पूछा है कि एच के बाएं दूसरा जी बैठा है। तो एच इन दोनों के बीच में तो नहीं दिया है दोस्तों, तो एच आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं एच, यहाँ पर एच रख लेते हैं। तो एच की बात करें, इसका दायां तो इस साइड होगा, ये है राइट हैंड साइड, और इसका लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा दोस्तों, इस साइड होगा। तो यह क्या पूछा है कि एच के बाएं दूसरा जी बैठा है। तो पहला को छोड़कर दूसरा, यहाँ पर हम जी ले लेते हैं, जी बैठा है। तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। तो एच के बाएं दूसरा जी बैठा है, तो जी यहाँ पर बैठा है। उसके बाद क्या पूछा है तीसरा, कि एच ई तथा सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ठीक है, एच ई और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसीलिए हमने इसे अलग रखा है, यानी कि इन दोनों का ये निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी सही है। और एफ तथा ए एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। एफ और ए एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। तो दोस्तों आपका जो दो स्थान कहाँ पर छूटा है, और एफ तथा बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आप समझने की कोशिश करें, एफ और ए एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। तो हमने पहले कहा था ई के दाएं तीसरा सी बैठा है, तो पहला दूसरा यह दोनों खाली थे। तब आपको दोस्तों इन्हीं में से जो है एफ तथा बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अब खोज से दोस्तों ये जो राइट है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि मैंने राइट हैंड लिखा है किसका, एच का। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो शुरू करते हैं, क्या है अब, क्या पूछा है इसने कहा है कि एफ तथा ए एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। तो हम हमें यहाँ पर रख लेते हैं। आपको यहाँ पर जो है दो स्थान खाली नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर एफ ले लेते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं। और एफ तथा बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ तो एफ और सी है, ठीक है, एफ सी के बीच में ए बैठा है, और एफ तथा बी के बीच, तो हमें बी कहाँ लेना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर लेना होगा। तो आगे दोस्तों आपके सब ए बी सी, और अब बचा दोस्तों आपका डी। तो डी दोस्तों आपको कहाँ लेना है, अब जो है आपको स्टेटमेंट सबसे पहले जानना होगा। तो डी आपको कहाँ पर, आपका एक स्थान कहाँ पर बचा, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक स्थान दोस्तों आपका यहाँ पर बचा है। तो ये एल जो मैंने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड एच के लिए, इसे आपको मिटा देना है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों आता है डी, डी आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि एफ हम यहाँ पे भी ले सकते थे ए की जगह, बिल्कुल ले सकते हैं, आप जो है बिल्कुल ले सकते हैं।
इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर एफ बिल्कुल ले सकते हैं और हम यहाँ पर एफ ले लेते हैं। दूसरा हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट बना लेता हूँ, ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले ई हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद हमने कहा था ई के दाएँ तीसरा सी बैठा है, तो सी पहला दूसरा छोड़कर सी यहाँ पर बैठा लेते हैं। फिर उसके बाद कहा था हमने जो ई और सी का एच पड़ोसी नहीं है, तो एच हम यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों का पड़ोसी नहीं है। और स्टेटमेंट में कहा गया था कि एच के जो दाएं बाएं है दूसरा जी बैठा है, तो हम यहाँ पर जी बैठा लेते हैं क्योंकि एच के दूसरा बाएं जी बैठा है। और स्टेटमेंट आपके पास दिया था कि एफ और ए एक दूसरे के निकट बैठे हैं, तो आपका 2 स्थान यहाँ पर खाली था, तो आपको यहाँ पर हमने एफ रख दिया, आपको यहाँ पर एफ रख देना है और एक ए आपको दोस्तों यहाँ पर रख देना है, क्योंकि हमने अब देखना ये होगा इन दोनों में से राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा। यह आपको कब पता लगेगा, जब आपके जो है ये जो 174, 175, 176 ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपके निकल जाएंगे, तब जो आपको इसका पता लगेगा। और एफ तथा बी के बीच जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ठीक है हम यहाँ पर बी रख लेते हैं, एफ और बी, क्योंकि ये एफ और ई है, एफ और ई के बीच में ये बैठा है और एफ और बी के नीचे। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पहले हमने यहाँ बी लिया था, अब हम यहाँ पर बी ले रहे हैं, तो ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको जो है स्टेटमेंट बनानी है। तो स्टेटमेंट पहला क्या दिया है कि उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न 4 में से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है, वो कौन सा एक जो समूह में नहीं आता है। तो बी डी एच जी सी एफ ए जी। तो क्या होगा दोस्तों, जो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसने क्या कर रखा है, संबंध दे रखा है बी और डी, ये आप देख सकते हैं। पहला है 174 बी और डी, तो बी और डी कहाँ पर है, यहाँ पर है आपका बी और डी, ठीक है इन दोनों के बीच में है। फिर दूसरा है एच जी है। फिर तीसरा है सी एफ है। फिर उसके बाद दोस्तों जो है आपका क्या दिया है, ए जी दिया हुआ है, ए जी का संबंध दिया हुआ है। सभी सत्य हैं, तीनों के बीच में जो है एक का गैप है, तीनों के बीच में एक का गैप है, तो ये सभी सही है। लेकिन इनमें से गलत कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर गो। ये गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि इसने दिया है बी डी, यानी कि बी डी यहाँ से दोस्तों इस साइड से जो है ये इस साइड की ओर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद दिया है उसने दोस्तों एच जी, तो एच जी फिर एच जी आएगा, फिर उसके बाद आएगा सी एफ, ठीक है एक को छोड़ के फिर आपको क्या करना था, उसके बाद सी एफ आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना था, ई और एच, इसके बाद जो आपका राइट आंसर आता ई एच आता। इस प्रकार से आपको चलना था, लेकिन इसने क्या कर दिया, ए और जी उसने जो है फिर से इस साइड कर दिया, राइट हैंड साइड, इसलिए आपका गलत क्या होगा, ए और जी जो इसका बिल्कुल गलत आंसर रहेगा। तो ये दोस्तों इसका गलत आंसर था। और अगला देखते हैं, अगला क्या था कि निम्न में से कौन डी का निकटतम पड़ोसी है। तो डी का निकटतम पड़ोसी कौन सा है दोस्तों, डी पहले में देख लेते हैं डी का निकटतम पड़ोसी कौन सा है। तो आप देख लीजिए एक बार, डी का जो निकटतम पड़ोसी है तो कौन सा है, एच जी सी जी ई एच जी। तो क्या है दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एच जी जो आपका निकटतम पड़ोसी है, एच और जी। आप देख लीजिए ये यहाँ पर दिया है डी का निकटतम पड़ोसी कौन सा है, ये है आपका डी है, तो एच और जी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, यह जो इसका निकटतम पड़ोसी है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न है दोस्तों, उपरोक्त व्यवस्था में जी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है। तो क्या है दोस्तों, जी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है, यानी कि बाएं से तीसरा है। बाएं से क्या है दोस्तों, तीसरा है, बाएं से तीसरा है। बाएं से पूछा है, दाएं से तीसरा या बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा है, क्योंकि पहला ही सी का रह गया और दूसरा आपका ये है आपका जी। तो जी का ए का स्थान क्या है, यानी कि बाएं से दूसरा, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला जो स्टेटमेंट पूछा गया था दोस्तों, आपसे ये पूछा गया था कि उपरोक्त बैठकी अवस्था के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ई एफ सी जी एच वी एफ ए। ई एफ देख लेते हैं, ई और एफ, ई एफ सी जी ई एफ, एक को छोड़ के दोस्तों इसने रिलेशन दिखा रखा है, हम आपको दिखा देंगे, ई एफ
इन दोनों के बीच में, फिर इसने ए को छोड़ रखा है, ए को इसने छोड़ रखा है, ई एफ, फिर सी जी, फिर आपको क्या करना है, डी को छोड़ना है, फिर एच बी, फिर एच बी आएगा, फिर आपको क्या करना है, ई को छोड़ना है, फिर आपका एफ है, फिर आपको सी को छोड़ना है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका क्या आया था, जी डी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आता है दोस्तों, आपका जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सा आएगा, यानी कि जी डी जहाँ पर भी होगा बिल्कुल वही दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। तो यानी कि जो ये स्टेटमेंट है दोस्तों पहला वाला जो है, यह जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और रही बात दोस्तों दूसरा जो चित्र है, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, ये गलत है। तो ये गलत है, आप कैसे पहचान सकते हैं, आप स्टेटमेंट कौन सा, आपको दोनों स्टेटमेंट बनाने, स्टेटमेंट 176 है, प्रश्न 176 आप यहाँ से पहचान सकते हैं। इसने क्या कहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में जी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है। तो जी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है दोस्तों, जी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है। तो यहाँ पर दिया है दाएं से तीसरा, बाएं से दूसरा, एकदम दाएं या बाएं से तीसरा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ए देखें, ए और जी के बीच में अगर गैप देखें तो कितने का आ रहा है, 1 2 3 4, कितना आ रहा है दोस्तों, 4। जो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 4 कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए जो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और यहाँ से दोस्तों आपको पहला, दूसरा, तीसरा दिख जाता है, तीसरा यहाँ पर आपको दिख जाता है जो स्टेटमेंट में आपका दिया हुआ है। इसीलिए जो स्टेटमेंट 2 आपका यह बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो आपका स्टेटमेंट पहला है वह बिल्कुल आपका सही है। और इसी स्टेटमेंट से दोस्तों आपके जो है सभी आंसर निकल चुके हैं। तो बढ़ते हैं, ये काफ़ी लेंथी प्रश्न था दोस्तों, ये आपके नहीं आएगा, लेकिन ये समझाने के लिए था कि किस प्रकार से इसका आंसर निकालना था। तो अगला प्रश्न है 178 का है, काफ़ी प्यारा प्रश्न है कि ए के दाएं बगल में कौन बैठा है, ए के दाएं बगल में कौन बैठा है। तो ये भी देख लेते हैं, ए के दाएं बगल में कौन बैठा है, दाएं पूछा है दोस्तों, दायां। तो दायां इसका कहाँ है, ए का दायां इस साइड रहेगा, इस साइड, ए आप इसका राइट रहेगा। तो बगल में कौन बैठा है, सी बैठा है। तो क्या है रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ख। यानी कि कौन बैठा है, ए के दाएं सी बैठा है। तो अगला आता है, अगला प्रश्न है 179, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 178 दोस्तों आपके जो है सभी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अब आता है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख लेते हैं। अगर आप जो है इस प्रश्न को देखोगे, गौर से देखोगे, तब आपको नज़र आएगा कि इसमें लॉजिक क्या है। जिसकी रीजनिंग बहुत ही खतरनाक होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वह इसको समझ गया होगा। लेकिन जिसकी रीजनिंग नहीं होगी दोस्तों, वह जो है इस प्रकार के प्रश्न में मार खा जाता है। तो इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको रिलेशन ढूंढना है, किसका, प्लस का। अगर गैप ज़्यादा है तो आपको जो ढूंढना है गुणा का। फिर भी अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है गुणा, फिर आपको भाग और वर्ग माइनस घनमूल, इन चारों को दोस्तों आपको जो लगाना है किसमें, इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं चारों को पहले आपको प्लस का लगाना पड़ेगा। यानी कि 9 और 16 को जोड़ के, 9 16 4 को जोड़ के, अगर फिर भी नहीं आता, डिजिट काफ़ी लंबी है दोस्तों अंदर, फिर आपको देखना है स्क्वायर का, देखना है कि लॉजिक कौन सा बैठ रहा है। फिर आपको अगर उसमें से नहीं आ रहा, फिर आपको देखना है कि गुणा का देखना है, या फिर 9 16 की गुणा करके 4 ऐड करके, या 9 चौको 36, फिर 16 की गुणा करके। इस प्रकार सभी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। लेकिन इस प्रश्न में लॉजिक क्या दिया हुआ है, बिल्कुल आसान दिया हुआ है। आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, ये है दोस्तों प्रश्न, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका 9 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 16 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दोस्तों 234 दिया हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों आपका 4 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में आप गुणा करोगे, भाग करोगे, जोड़ करोगे, घटाना करोगे, जो भी करोगे, आंसर 234 नहीं आएगा। तो इसका क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा इसमें लॉजिक दिया था। यूकेपीएससी भी इसी प्रकार के सवाल देता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लॉजिक में आपको बता दूं तो आप जो है बिल्कुल ही आप सोच लोगे कि वाह कितना अच्छा इसमें लॉजिक दिया है। तो आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर लॉजिक क्या दिया है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9,
4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक उसी प्रकार जो सेकंड हमारा चित्र दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 123 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1। तो आपको क्या करना था, 1 का स्क्वायर क्या है, पहला जो है उसका स्क्वायर नीचे से करना है। तो आपको भी ठीक इसी प्रकार से यहाँ करना था। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, उसी प्रकार 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 होता है। तो ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना था। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आपके जो है ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है। तो रीजनिंग दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप उत्तराखंड जितना मर्जी पढ़ लो, आप जीएस से जितना मर्जी पढ़ लो, आप 60 में से 60 नंबर तो नहीं ला सकते। हिंदी और उत्तराखंड में कोई भी नहीं ला सकता। 60 में से अगर आपके 45 या 50 आपकी अच्छी तैयारी होगी तो इनके बीच में दोस्तों आपके नंबर आते हैं। और अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी तो 7 नंबर आपके यहाँ से लेस हो जाते, सीधे सीधे लेस। और रही बात जीएस की, जीएस आपका इतना ही अच्छा होगा तो कितना जाएगा दोस्तों, आपका जो है कटिंग फटिंग करके भी आपका जो है जीएस 20 या इतना तो नहीं आता, 20+, क्योंकि करंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 15-20 के आसपास दोस्तों आपके नंबर आ जाते हैं। तो आप कुछ माइनस मार्किंग भी करोगे तो जो आपका लास्ट में स्कोर रहता है वो रहता है आपका 55 और 60 के बीच में, 55 और 60 के बीच में, जिसमें सिलेक्शन पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो फ्री के नंबर है दोस्तों, जो 7 नंबर है, यह जो है आपके जहाँ पर आपके अगर 45 नंबर उत्तराखंड में आ रहे हैं, 45 नंबर अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं प्लस 7 नंबर आप उसके रीजनिंग में ऐड कर लोगे तो आपके कितने हो जाते हैं टोटल 52। और बचे 33 प्रश्न में से अगर आपके कितने आते हैं दोस्तों, अगर आपके 33 में से कटिंग फटिंग करके 15 नंबर आते हैं जीएस में, तो आप लगा दो कितना होता है 52 और 15 कितना होता है दोस्तों 15, यानी कि 67 नंबर, 67 या 70 के आसपास जो आपका स्कोर पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बात को दोस्तों आपको नोट कर लेना है। रीजनिंग आपके लिए बुरी नहीं है, इससे आपका माइंड बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। तो अगला प्रश्न आता है कि x का मान, ये इसका हमने निकाल दिया। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न आता है कौन सा आता है, प्रश्न नंबर 121। तो ये दोस्तों काफ़ी प्यारा प्रश्न है। जिसको रीजनिंग आ गई है उसने तो समझ लिया होगा, और जिसको रीजनिंग नहीं आती है वो अभी भी इसको उसको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें भी आपको लॉजिक ढूंढना है। इसमें लॉजिक क्या दिया दोस्तों, काफ़ी अच्छा लॉजिक प्रश्न है। तो हमने कहा था आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, या तो आपको इन सब की गुणा करके इसका आंसर निकालना होता है। तो ये आपको दूसरा लॉजिक क्या है दोस्तों, दूसरा लॉजिक आपको क्या लगाना होता है इसमें, या तो आपको क्या करना है इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के टोटल को जोड़ के इसका आंसर निकालना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों कि इन दोनों की गुणा करके और इन दोनों को जोड़ के जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। और अगला जो स्टेटमेंट क्या आता है दोस्तों, या तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को जोड़कर और इन दोनों को जोड़ के दोनों की आपस में गुणा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो या आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों की गुणा करके इन दोनों को जोड़ के जो गुणा करके और जोड़ के जो गुणा करके आया होगा, गुणा पहले इन दोनों की गुणा करनी है, फिर इन दोनों को जोड़ के फिर उसको आपस में घटाना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको इनका रिलेशन ढूंढना है, या इन सभी का आपको स्क्वायर करके इसे निकालना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलेशन ढूंढना होता है। तो इसमें रिलेशन क्या है, इसमें आपको सिंपल सा रिलेशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या कर रखा है 2 + 2, इन दोनों को आपको ऐड करना है। 2 + 2 बराबर कितना हुआ 4, और अगला है 3 + 3, तो 3 + 3 कितना हुआ 6। तो दोनों को क्या करना था, आप रिलेशन समझ गए होंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या करना था 4 × 6 बराबर कितना हुआ 24। तो आंसर क्या आता है दोस्तों आपका 24। तो ये है, तो इसका आंसर आ गया 24। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा, पहले से आप नहीं बता सकते जब तक आपको तीसरा, जब तक आपके दो समान नहीं आ जाते। इसमें भी देख लेते हैं, 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। तो कर लेते हैं हम ऐड, यहाँ पर 3 + 4 कितना हुआ 7। फिर आगे क्या आता है दोस्तों आपका 6 + 3, इन दोनों को और इन दोनों को, 3 और 4 को हमने ऐड कर लिया। अब आपको 3 और 6 ऐड करना है। तो 6 + 3 कितना हुआ 9। फिर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 कितना होता है दोस्तों 63 होता है। यही लॉजिक दोस्तों हमें जो है
उसमें लगाना था। किसमें? ये जो अंतिम वाला था, हमने क्या करना था, इसमें भी सिंपल सा लॉजिक हमने अपनाना था, यानी कि इन दोनों को जोड़ना था। हम जोड़ लेते हैं इन दोनों को, 6 और 5, तो 6 + 5 आपको दिख नहीं रहा होगा, 6 + 5 और फिर 4, तो 6 और 5 कितना हो दोस्तों? 11। तो 4 में हमने ऐसा क्या जोड़ना है जिससे ये 66 हो जाए? तो 11 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से करोगे दोस्तों तो कितना होता है आपका? 66 होता है। तो 4 में आपको क्या जोड़ना था? यहाँ पर +2 जोड़ना था। तो 4 + 2 कितना होता है? 6। तो 6 और 6 11 कितना होता है दोस्तों? 11 6 के 66। तो सिर्फ 66 इसमें आंसर दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाता? ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रकार से राइट आंसर आ जाता। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 181 कि दिए गए प्रश्न चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो क्या आएगा देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों कि CFILO, ये है दोस्तों आपका कोडिंग से डिकोडिंग से संबंधित आपका जो है अल्फाबेट से वर्णमाला से आपका इस प्रकार से प्रश्न बनता है। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप इन सभी को उतार लेते हैं, FILO सभी को उतार लिया दोस्तों आपने। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, तो सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग डालनी होती है। तो नंबरिंग डाल देते हैं। C का कितना होता है? 3, F का कितना होता है? फिक्स 6, और I का कितना होता है? 9, और L का कितना होता है? JKL, J में होता है 10, K में होता है 11, और L का होता है 12, O का होता है दोस्तों कितना? 15। तो आप सीरीज देख रहे हो, सीरीज कैसी जा रही है? तो सिंपल सी सीरीज आ रही है, 3 6 9 12 15, और इसके बाद आएगा आपका 18। 18 में आपका क्या रहता है दोस्तों? O का रहता है 15, P का रहता है 16, Q का रहता है 17, और R का रहता है आपका 18। ऑप्शन नंबर को इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। जो अल्फाबेट है दोस्तों, वर्णमाला है, इनको आपने जो इनकी नंबरिंग है, इनकी नंबरिंग आपको याद करनी है। तो सबसे पहले एक ट्रिक बता दूं दोस्तों आपको, सिंपल सा। एक ए का कितना रहता है वर्णमाला में स्थान? पहला रहता है, बी का दूसरा रहता है, सभी का पता है। तो आपको 5 में एफ का कितना रहता है? फिक्स, ये भी किसी टीचर ने हमें सिखाई थी, फिक्स का 6, फिक्स का कितना रहता है? 6। एफ का कितना रहता है दोस्तों? एफ का 6, और पी कर 16, पी का कितना रहता है? पी कर 16 इसकी ट्रिक है, यानी कि पी का 16 रहता है, और T20, टी का कितना रहता है? 20, इसीलिए T20 इसे कहा जाता है। या तो फिर एक तो आप ये है, इसे याद कर लेना, क्योंकि आप अगर एफ का आपको पता होता है, एफ का 6 होता है, तब आप एफ से लगा सकते हैं। एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद जी आता है, जी का कितना होता है? 7 आता है, और जी के बाद क्या आता है दोस्तों? जी के बाद एच आता है। तो एच को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एच। अगर आपको एच का पता करना होगा तो इसके ऊपर यूं डंडा लगा देना, तो क्या आएगा दोस्तों? आपका 8। इस प्रकार से भी आपका इसका पता कर लेना है। और फिर आपका आता है दोस्तों पी का आपका 16 है। पी के बाद आपको पता लग जाएगा कि पी के बाद क्या रहता है? क्यू रहता है इसका 17, आर का 18, और एस का 19, और टी का कितना रहता है दोस्तों? 20 रहता है। तो टी के बाद आपको पता है यू आता है, यू का 21, और वी का 22। इसी प्रकार से दोस्तों जेड का कितना रहता है? 26। हमारे इंग्लिश वर्णमाला में कितने रहते हैं? टोटल 26 रहते हैं। तो इन सभी का क्रम आपको चुटकियों में याद होना चाहिए। अगर आपको इनका क्रम नहीं याद होगा तो आपको जो है इनके बारे में जो ये इस प्रकार के प्रश्न हल नहीं कर सकते। और इनका विपरीत क्रम भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए। जैसे ए का विपरीत क्या होगा? ए का विपरीत जेड होगा, यानी कि उल्टा चलना आपको। जैसे यहाँ से आप शुरुआती से आप अगर ए चल रहे हो, यहाँ से आप एक चल रहे हो, तो लास्ट से दोस्तों आपको क्या चलना है? यहाँ पर जेड चलना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ से अगर बी चल रहे हो तो लास्ट से आपको क्या चलना है? उल्टा चलना है। जेड से पहले क्या आएगा? जेड से पहले क्या आएगा दोस्तों? वाई। तो इसी प्रकार सी चलना है, तो सी का क्या आएगा दोस्तों? एक्स। यानी कि यहाँ से आपको सीधा चलना है, ABCD, यहाँ से आपको उल्टा करते हुए चलना है। तो आपका जो है विपरीत आ जाता है। तो ए का विपरीत क्या रहता है? जेड रहता है। या बी का विपरीत क्या रहता है दोस्तों? बी का विपरीत वाई रहता है। इस प्रकार से आप इन सभी का क्रम भी याद कर सकते हैं। विपरीत क्रम भी याद करना जरूरी होता है, और नंबरिंग भी। तो अगला प्रश्न आता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये है दोस्तों रिलेशनशिप आपका जो है एग्जाम में 100% आता है। कितना परसेंट आता है?
आपका 100% जो है रिलेशनशिप का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को दोस्तों आपको समझने की कोशिश करना है। अगर आप एक बार समझ गए, सबसे मेन बात है दोस्तों आपको कंसेप्ट समझना होता है। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। जब हमारा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद रीजनिंग हम दोस्तों टॉपिक वाइज करेंगे, जो जो मेन प्रश्न है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो है आपका क्या रहेगा, आपके जो है 5 जो है ऐसे प्रश्न रहेंगे करंट से संबंधित, जिनकी संभावना 70% होगी। एग्जाम में आने की कितने परसेंट होगी, 70% जो है जिनकी संभावना होगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न आता है इसमें कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, वह मेरे दोस्त जी के इकलौते पुत्र की बेटी है। तो दिव्या से लड़की का क्या संबंध है। तो ठीक है, देख लेते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या कहती है, तो ये दिव्या है आपकी, और ये दोस्तों क्या है, दिव्या है। एक लड़की की ओर इशारा करती है, यहाँ पर क्या है, एक लड़की है, इसकी ओर इशारा करती है कि यह जो है वह मेरे दादाजी की इकलौते पुत्र की बेटी है, यानी कि इसके दादाजी की इकलौते। तो इस प्रकार का दोस्तों अगर आपको प्रश्न देखने को कहीं पे मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों हम सिर्फ इसे समझाने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसे हम इसे अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि इसके 5 प्रश्न होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, ये दिव्या है दोस्तों, इसने कहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह जो है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की बेटी है, यानी कि दिव्या का दादा ये है, दिव्या का दादा, दिव्या ये है, इसका दादा यहाँ पर है, और इसका दादा का पुत्र कहाँ पर आएगा दोस्तों, इसका दादा का पुत्र कहाँ पर आएगा, तो दादाजी का पुत्र कहाँ आएगा दोस्तों, दादाजी का पुत्र कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि वह जो है, यह लड़की जो है दिव्या के दादाजी के इकलौते पुत्र, यह इनका इकलौता पुत्र है, इनकी बेटी है, इनकी बेटी है, यह दिव्या कह रही है। तो इनकी बेटी है दोस्तों कौन सी, आपकी जो है यह लड़की, यह लड़की, ये है लड़की। तो दिव्या का जो है इस लड़की से क्या संबंध है, तो जब दिव्या का ये दादा है तो इसका जो दिव्या का ये दादा है, तो दादा का पुत्र, तो यह इस पुत्र की बेटी ये भी है, और इस पुत्र की बेटी यह भी है। तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध होगा दोस्तों, यानी कि यह दोनों क्या होगी, आपस में बहन होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अगला प्रश्न क्या था कि ये है अगला प्रश्न, आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको जो है एग्जाम में, खासकर पीसीएस का दोस्तों, एक यूके पीसीएस का जो है सबसे फेवरेट प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को समझ गए तब आप जो है रीजनिंग समझ चुके हैं, मतलब इस प्रश्न के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों। सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि सबसे पहले आपको इसमें जो है निर्देश है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है, यानी 186 लेकर 190 तक यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले इनको अच्छे से पढ़ना है, ये स्टेटमेंट है। तो देख लेते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसने दिया है कि दैट कैन वेट को इस प्रकार लिखा जाता है, दैट कैन वेट। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, दैट कैन वेट। दैट कैन वेट को दोस्तों इसने क्या लिखा है, दैट कैन वेट को इसने लिख रखा है, क्या लिखा है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरे पेन से कि FAGECL, क्या लिखा है, FAGECL। और दूसरा है, फिर आपको क्या लिखना है, आपको रफ कॉपी में इसी प्रकार से करना है, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है, कम वेट हेयर, फिर आपको यहाँ पर लिखना है COME, कम वेट हेयर। कम वेट हेयर के लिए इसने क्या लिखा है दोस्तों, कम वेट हेयर के लिए इसने लिखा है कि HALOGE, दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा HALOGE। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कहाँ पर लिखा है, तो कहाँ पर लिखा है, ये है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में आपको दिख रहे हैं दो, ये FAGECL और HALAGE, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दिए है इसके बीच में, किसके लिए लिखा है, यहाँ से कम वेट हेयर के लिए क्या लिखा है, HALOGE यहाँ पर लिखा है, आप समझ सकते हैं।
तो क्या लिखा है HALOGE फिर उसी प्रकार दोस्तों तीसरा इसने क्या लिखा है कि कैन कम लेटर के लिए क्या लिखा है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैन कम LATER लेटर। कैन कम लेटर के लिए इसने क्या लिखा है, कैन कम लेटर बराबर इसने क्या लिखा है NEHAFA दोस्तों इसने लिखा है। तो अब आपको देखना ये है, अब आपको जो है दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से हेयर के लिए कौन सा कोड है। तो हेयर के लिए आपको कोड ढूंढना है दोस्तों। अब इसमें आपको कोड ढूंढना है कि हेयर के लिए कौन सा कोड होगा। हेयर कहाँ पर है, आपका हेयर यहाँ पर है। तो हेयर के लिए दोस्तों आपको कोड ढूंढना होगा। तो क्या कोड है दोस्तों, यहाँ पर FAGECL है, HALOGE है और NEHAFA है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है इनमें से कॉमन शब्द ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार का आपको अगर प्रश्न देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों में कॉमन ढूंढना है, यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या है। इन दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेट, यहाँ पर आपको भी दिखाई दे रहा है वेट। तो वेट कट कर लेंगे वेट। तो यहाँ पर इन अब देख लेते हैं जो कोड है, कोड में कॉमन क्या है। तो कोड में दोस्तों आपको कॉमन क्या दिख रहा है, GE। क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको GE और GE। और लेटर में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, वेट और वेट। तो वेट का क्या रहेगा दोस्तों आपका WAIT, वेट का आएगा दोस्तों आपका क्या आएगा G और E। ए आपका आ गया वेट का, ठीक है, इसे आप नोट कर लेना है। अब आता है, अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे की बात कर लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे दोस्तों तो आपको क्या दिखेगा, कम। यहाँ पर भी आपको कम देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी दोस्तों आपको जो है कम देखने को मिलेगा। दिख रहा है दोस्तों दोनों, तो इस दोनों को कट कर लेंगे। तो अब आपको दोस्तों जो यहाँ पर जो ये कोड दिया है, इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढना है, इसमें दूसरे और तीसरे में। तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर कॉमन क्या दिखेगा, HA दोस्तों यहाँ पर भी है, आपको यहाँ पर भी HA देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से यह मैं रेड पेन से कर लेता हूँ, एक HA यहाँ पर और एक HA, इन दोनों को दोस्तों आपको कट कर लेंगे। और कम के लिए आपका क्या होगा, वेट के लिए आपका GE है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम के लिए आपका क्या होगा दोस्तों, H और A, आपका कम के लिए कोड आएगा। अब आता है दोस्तों, अब बात करते हैं पहले और तीसरे की। अब हम किस में ढूंढेंगे, पहले और तीसरे में क्या है। पहले और तीसरे में आपको क्या दिखाई देगा, पहले हमने किया था पहले दूसरे, फिर हमने किया था दूसरे तीसरे। अब बात आती है पहले और तीसरे में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है दोस्तों, पहले और तीसरे में आपको दिख रहा होगा कैन, जो शब्द है वो आपको पहले में भी दिख रहा होगा CAN, और आपको यहाँ पर तीसरे में भी दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर कट कर लेंगे। अब आपका जो कोड है दोस्तों, कोड ये है, इन दोनों इनमें देखना है आपको कॉमन क्या है, पहले और तीसरे में कोड में कॉमन क्या है। तो आपको FA यहाँ पर कहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर आपको FA दिखाई देगा और यहाँ पर भी दोस्तों आपको FA दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से भी आप कट कर लेंगे। और अब कोड क्या आएगा दोस्तों, आपका जो कैन था दोस्तों, कैन पहले और तीसरे में कैन था, तो कैन के लिए आपका कोड क्या आएगा, यहाँ पर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैन बराबर आपका क्या कोड आएगा दोस्तों, FA। क्या आया आपका कैन के लिए, यहाँ पर कैन था और यहाँ पर भी कैन था, यहाँ पर आपका FA था और यहाँ पर भी आपका FA था। तो कैन का बराबर कोड क्या होगा दोस्तों, FA। अब बचा क्या है दोस्तों आपका, अब दैट का कोड क्या रहेगा, जो आपका बचा होगा जिस शब्द में पहले में दैट का कोड आपका CL रहेगा। तो ठीक है, पहले में क्या है दैट का कोड CL, क्योंकि CL कहीं पे भी कॉमन नहीं है, ठीक है। दूसरे में आपका जो हेयर बचा है, तो हेयर का कोड क्या रहेगा दोस्तों, LO। आ गया दोस्तों आपका हेयर का कोड, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हेयर का कोड क्या रहेगा आपका, LO। फिर अगला प्रश्न है कि संकेत कोड LOGEHA क्या प्रदर्शित करता है। तो LOGEHA क्या था दोस्तों, LOGEHA। तो LO का कोड क्या है, LO का कोड है आपका हेयर का, LO किसका है दोस्तों, आपका LO हेयर का है। और फिर आता है दोस्तों आपका GE पूछा है, तो GE किसका कोड है, GE है आपका वेट का, वेट हेयर वेट। और फिर तीसरा आता है आपका दोस्तों कौन सा, फिर आता है आपका क्या पूछा है, HA किसका कोड है, HA है आपका कम का, यानी कि हेयर वेट कम।
तो जहाँ पर भी आपको ये तीनों नज़र आ रहे हैं कम हेयर वेट, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर क, क्योंकि यहीं पर आपको जो है दोस्तों कम हेयर वेट नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब ढूंढते हैं, अगला आता है कि निम्न में से किसके द्वारा कम हेयर वेट देयर को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कम का हमने क्या लिखा था दोस्तों? कम का क्या है आप देख सकते हैं, कम हमने यहाँ पर लिखा होगा, कम का क्या है? HA। तो ठीक है, कम का HA हम देख लेते हैं, HA कहाँ पर है? हम यहाँ पर लिख लेते हैं HA। और हेयर का क्या है? हेयर का कोड हमने क्या लिखा था? LO यहाँ पर हमने लिखा था, ये HA हो गया, ALO हो गया। और वेट का कोड हमने क्या लिखा था दोस्तों? वेट का कोड जो हमने लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर? हमने वेट का कोड लिखा था GE। वेट का कोड हमने क्या लिखा था? GE। और देयर का कोड दोस्तों हमने क्या लिखा था यहाँ पर? देयर कहाँ गया? कहाँ गया देयर? देयर दोस्तों आपका कहाँ पर है? कहीं आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, तब आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है इसका कोड क्या है? HA, जो हमने पहले भी सॉल्व कर लिया है। और फिर आता है कि निम्न में से लेटर का कौन सा संकेत है? तो लेटर के लिए कौन सा है दोस्तों? लेटर के लिए हमने कहा था, लेटर का क्या है, हमने यह कर लिया था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेटर का कोड है दोस्तों आपका क्या है? लेटर। ये है दोस्तों आपका यहाँ पर लेटर के लिए NE का कोड किया गया है, NE। इसको भी आपने कर लिया था। लेटर का क्या है? NE। और वेट का क्या है दोस्तों आपका? वेट है आपका GE। ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप जूम करके देख सकते हैं। तो यह थी दोस्तों जो रीजनिंग, जो पटवारी में पूछी गई रीजनिंग थी। इतने नहीं दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेगा, लगभग 50 के आसपास आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों पुलिस का पेपर तो है नहीं कि आपसे पूछा जाएगा 2 4 क्या है, 6 5 6 5 4 इस प्रकार से पूछा जाएगा। यह आपका पटवारी का पेपर है दोस्तों, लेवल के हिसाब से आपका प्रश्न पत्र बनता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, हम बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्या है आज आपके लिए? तो सबसे पहले जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण करंट क्या है दोस्तों आपके लिए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे स्किप ना करें, क्योंकि मैंने नोट्स बना रखी है दोस्तों, तो आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाइए। तो सबसे पहला आता है दोस्तों कि देहरादून। तो बात करते हैं सबसे पहले बजट की, क्योंकि बजट से दोस्तों आपका प्रश्न बन सकता है। तो बजट जो है देहरादून विधानसभा में पेश किया गया। बजट कहाँ पर किया गया? देहरादून विधानसभा। आप लिखते रहिए दोस्तों, देहरादून विधानसभा में जो है इसको पेश किया गया। कब किया गया? 14 जून 2022 को जो है दोस्तों इसे पेश किया गया। तो बात करें तो कितना पेश किया गया? पहले 2021 की बात करें, अगर हम 2021 की बात करें तो यह कितना था? 57,400 था। ठीक है, जो किसके द्वारा किया गया? जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। और जो 2021-22 का जो बजट है दोस्तों वह कितना है? 65,571.49, जो कि इसका कितना है दोस्तों? 12% है। कितना है? 12% है, लगभग 8 करोड़। कितना है दोस्तों? लगभग 8 करोड़ है। जैसे जैसे मैं दोस्तों आपको लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। कब किया गया? 14 जून 2022 को। कहाँ पर किया गया? देहरादून विधानसभा में। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? तत्कालिक जो प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा यह किया गया। प्रेमचंद अग्रवाल, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं 2022 जो राजस्व प्राप्ति है। राजस्व प्राप्ति कितना अनुमान है? राजस्व प्राप्ति की बात करें दोस्तों उत्तराखंड की, अगर हम उत्तराखंड बजट की हम बात कर रहे हैं, बजट की 2022-23 के लिए, 2022-23 की अगर हम बात करें तो कितनी है दोस्तों? अनुमानित कितनी है? यानी कि 51,474.27 है। जिसमें से दोस्तों कर कितना है? कर उत्तर कितना है? कर है आपका 24,500.72। और कर स्तर कितना है दोस्तों? करेत्तर क्या कितना है? जो देना है कितना है? 26,973.55। इसी प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है करेत्तर और कर। फिर आता है आपका क्या आता है? कुल बजट जो है आपका, कुल प्राप्तियाँ आपकी कितनी हुई? कुल प्राप्तियाँ जो आपकी हुई 2022-23 में, कुल प्राप्तियाँ की कितना अनुमान है दोस्तों? कुल
प्राप्तियों की बात करें तो कितना है आपका यहाँ पर लिखना है 63,774.55 करोड़। और उनमें से कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है दोस्तों, हमने आपको लिखा दी है, कर भी आपको लिखा दिया है और करोत्तर भी आपको लिखा दिया है। अब वेतन और भत्ते, ब्याज, पेंशन, इन सभी को भी आपको दोस्तों अगर लिखना है तो हम आपको बता दें, इनमें से पेंशन कितनी है दोस्तों, पेंशन का कितना है, पेंशन आपको 6,703.10 करोड़ रुपए आपको पेंशन। और ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज दर क्या है 2021-22 की अगर हम बात करें तो 6 कितना दोस्तों आपको 85 करोड़। यह आपको दोस्तों ब्याज, ये है दोस्तों जो महत्वपूर्ण डिजिट है, करंट जो बजट से संबंधित महत्वपूर्ण डिजिट है, इन सभी को आपको नोट करते हुए चलना है। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण किसे दिया गया इस बार, पद्म विभूषण उत्तराखंड में पद्म विभूषण किसे दिया गया, पद्म विभूषण विपिन रावत जी को, विपिन रावत जी, जिनका संबंध कहाँ से है दोस्तों, आपका पौड़ी से जो है जिनका संबंध देखने को मिलता है। यह प्रश्न भी आ रखा है। और पद्म भूषण भी दिया गया दोस्तों। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, उत्तराखंड में 3 को दिया गया। पद्मश्री की पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण किसे दिया गया, पद्म भूषण दिया गया दोस्तों आपका विक्टर बनर्जी। किसे दिया गया, विक्टर बनर्जी। इसको भी आपको नोट कर लेना है। और अब आता है दोस्तों पद्मश्री किसे दिया गया, पद्मश्री की बात करें दोस्तों, ये है पद्म विभूषण। विपिन रावत को क्या दिया गया, पद्म विभूषण। और पद्म भूषण किसको दिया गया दोस्तों, विक्टर बनर्जी को। और पद्मश्री की बात करें तो यह किसे दिया गया 2021-22 का, यह दिया गया दोस्तों डॉक्टर माधुरी बर्थुआल। किसे दिया गया, डॉक्टर माधुर बर्थुआल और वंदना कटारिया और बसंती देवी। कौन किसे दिया गया दोस्तों, बसंती देवी। इन तीनों को जो है पद्मश्री से नवाजा गया। तो आपको इन तीनों को याद कर लेना है। कब दिया गया, 25 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2022 को जो है इन्हें नामित किया गया। इन तीनों को जो है इन सभी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये आपको नोट कर लेनी है। तो अगला आता है दोस्तों जो यूक्रेन से संबंधित आया था दोस्तों, जो ऑपरेशन गंगा है वो कब चला गया, 18 फरवरी 2022 को। कब चला गया, 18 फरवरी 2022 को जो है चलाया गया। यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस निकालने के लिए भारतीयों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है, डेट भी आपको नोट कर लेनी है। और बुकर पुरस्कार की बात करें 2022, बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, किसे दिया गया दोस्तों, हिंदी लेखिका किसे दिया गया 2022 बुकर लेखिका। इसे भी आपको नोट कर लेना है। यह है गीतांजलि श्री, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला आता है दोस्तों जो सितंबर 2022 की घटना है, जो यूकुनो नेशनल, जो नामीबिया से दोस्तों जो है आपके क्या लाए गए, 8 चीते लाए गए हैं। 8 चीते कहाँ से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। भारत में लाए गए हैं, कब लाए गए हैं, जो घटना है 17 सितंबर 2022 की यह घटना है। कितने चीते लाए गए, 8 चीते लाए गए। और कहाँ पर, जो दोस्तों मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में उन्हें रखा गया। मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क, इन्हें भी, इसे भी आपको नोट कर लेना है। कहाँ पर रखे दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो अगर आपका ऑप्शन में प्रश्न पूछा जाता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। कितने चीते लाए गए, 8 चीते लाए गए। कहाँ से लाए गए, नामीबिया से लाए गए। कहाँ लाए गए, भारत में लाए गए। भारत के कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। कब लाए गए, 17 सितंबर 2022। सभी का दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर सटीक आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में। महत्वपूर्ण पुरस्कार क्या है दोस्तों, पुलिस अधिकारी सम्मानित। उत्तराखंड में कितने, 6 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कितने, 6 पुलिस अधिकारियों को इस बार सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारियों को जो है सम्मानित किया गया। कौन कौन से पुलिस अधिकारी है दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए। राष्ट्रपति पुलिस पदक किसे दिया गया, राष्ट्रपति पुलिस पदक। तो आप लिखते रहिए दोस्तों, मैं आपसे कहते रहता हूँ। किसे दिया गया, एडीजी अभिनव कुमार को। किसे दिया गया, एडीजी अभिनव कुमार। इसको भी आपको लिखते रहना है। अब 5 पुलिस पदक दिए गए। कितने दिए गए, राष्ट्रपति पुलिस पदक कितनों को दिया गया, सिर्फ एक को दिया गया। किसको दिया गया, एडीजी अभिनव कुमार को दिया गया। और
5 पुलिस पदक दिए गए। कितने पुलिस पदक दिए गए? 5 पुलिस पदक। किसे कैसे दिया गया दोस्तों? लक्ष्य सेन। किसे दिया गया? लक्ष्य सेन ही दिया गया। लक्ष्य सेन का तो अलग ही है, खेल से संबंधित है। किसे दिया गया? धन सिंह तोमर। किसे दिया गया? धन सिंह तोमर। और फिर किसे दिया गया दोस्तों? नंदन सिंह बिष्ट। नंदन सिंह बिष्ट, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। फिर दिया गया गणेश लाल। गणेश 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 होगा दोस्तों, गणेश लाल। गणेश लाल आप लिख लेना है। फिर इसके अलावा और कौन कौन है? इसके अलावा आपका महेंद्र चंद। महेंद्र चंद, महेंद्र चंद, इन सभी नामों को दोस्तों आपको याद कर लें। महेंद्र चंद चंदोला, इनको जो है दोस्तों अभी हाल ही में जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। फिर आता है रमेश चंद भट्ट। किसे दिया गया? रमेश चंद भट्ट। जो दिया गया दोस्तों कौन सा पुरस्कार आपका? पुलिस अधिकारी सम्मानित, जो राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है एडीजी अभिनव कुमार को। इसे तो आपको 100% याद रखना है। तो अगला आता है इंडियन ओपन चैंपियन। इंडियन ओपन चैंपियन का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। किसने? बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब 16 जनवरी 2022 को। 16 जनवरी 2022 को कहाँ पर? सिंगापुर। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सिंगापुर में यह आयोजित हुआ था। क्या? सिंगापुर में क्या हुआ था? बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब, इंडियन ओपन चैंपियनशिप। कौन सा? इंडियन ओपन चैंपियनशिप। इंडियन ओपन चैंपियनशिप, जिसमें जो है किसने जीता पुरुष एकल का खिताब? लक्ष्य सेन ने जीता। किसने जीता दोस्तों? लक्ष्य सेन ने जीता। इन्हें किसने हराया? इन्होंने जो है सिंगापुर की लोह कीन यू किसे हरा कर दिया? लोह कीन यू। इन्हें दोस्तों इन्होंने जो है हराया कर जो है यह जो है इंडियन ओपन चैंपियन का खिताब जीता है। तो लक्ष्य सेन का संबंध किस राज्य से है? किस डिस्ट्रिक्ट से है? जो आपके लिए क्या है दोस्तों? क्या है? होमवर्क है। अब आता है अगला जो आता है दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यह भी आपके प्रश्न में दोस्तों आपका आ रखा था। तो किसे दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी को। नरेंद्र सिंह नेगी को तो दिया ही दिया गया दोस्तों, जिनका संबंध पौड़ी गढ़वाल से है। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरे को दिया गया दीवान सिंह बजेली को। किसे दिया गया? दीवान सिंह बजेली को यह पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन में दोस्तों आपका शुक्रिया है कि एक ही दिया था नरेंद्र सिंह नेगी ने। तो जिसने पढ़ा होगा उसने तो कर लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा था उसने तुक्का मार लिया होगा। लेकिन अगर आपका दीवान सिंह बजेली ऑप्शन बी में आता है तब दोस्तों आपके जो है क्या लगता? 2 को दिया गया 2022 में, क्योंकि इन्हें दिया गया है यह दोस्तों 2000, जो दीवान सिंह बजेली को है यह कब दिया गया? 2018 का दिया गया। इन्हें 2018 का जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अल्मोड़ा सोमेश्वर से इनका संबंध है। कहाँ से है दोस्तों? अल्मोड़ा सोमेश्वर से जो है इनका संबंध है। सोमेश्वर, इसे भी आपको नोट कर लेना है। लेकिन 2022 पुरस्कार 2022 में दिया गया, लेकिन 2021-22 का जो पुरस्कार है वो नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया। 2018 का पुरस्कार किसे दिया गया? दीवान सिंह बजेली को यह पुरस्कार दिया गया। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना। कितनों को दिया गया? 2 आदमियों को दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की 2022 की बात करें तो उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को दिया गया? उत्तराखंड की अगर हम शिक्षकों की बात करें तो उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले नाम आता है आपका प्रदीप नेगी। किसका नाम आता है? प्रदीप नेगी का नाम आता है। जो कहाँ से संबंधित है? इनका संबंध है हरिद्वार कॉलेज से, जो है इनका संबंध है। कहाँ से है? हरिद्वार कॉलेज से इनका संबंध है। और दूसरा जो नाम आता है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की, दूसरा जो नाम आता है आपका वो आता है कौस्तुभ चंद्र जोशी। कौन आता है? कौस्तुभ चंद्र जोशी। इन दोनों का दोस्तों चंद्र जोशी, कौस्तुभ चंद्र जोशी, इनका दोस्तों यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलता है। तो इनकी बात करें दोस्तों तो यहाँ कहाँ के है? यहाँ आपके इनका जो संबंध है नैनीताल कॉलेज से जो दोस्तों इनका संबंध है। तो इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब बात करते हैं और वितरण कहाँ पर किया गया दोस्तों? वितरण जो है इसका कहाँ पर किया गया? वितरण जो है दिल्ली में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? हमारी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह दिया गया। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों जो है हमारे
दिया गया यह सम्मान है। तो इन सभी पॉइंट को दोस्तों आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों उसमें भी इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, महत्वपूर्ण जो रीजनिंग के प्रश्न रहे होंगे, यदि रीजनिंग आपको समझ में नहीं आए दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए, और जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों उसे भी हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो लगे रहिए दोस्तों तन मन धन के साथ, एग्जाम आपके नज़दीक है। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।